हाय गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम यह वीडियो उन अभ्यर्थियों के लिए लेकर के आए हैं जो यूपीआरवीयूएनएल में TG2 अर्थात टेक्नीशियन की जो वैकेंसी आई हैं उसकी तैयारी करना चाहते हैं। तो उनके लिए हम पुराने पेपर्स की श्रृंखला लेकर के आए हैं। यह हमारा पहला वीडियो है और इस वीडियो में हम 14/7/2021 में जो पेपर हुआ था टेक्नीशियन का उसको हम हल करेंगे। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, इसी प्रकार के आगे हम जो वीडियो बनाएंगे वो आप तक पहुंचते रहें समय से, या उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये पेपर 14/7/2021 में आया था और ये पहली शिफ्ट का पेपर है, वो इलेक्ट्रीशियन के लिए है। इसका पहला प्रश्न आपके सामने देखिए, यहाँ पर उन्होंने पूछा है इस दिए गए आरेख में Q1 का मान ज्ञात करें। Q का मतलब आवेश। आवेश के लिए जो फॉर्मूला होता है Q बराबर CV होता है। यहाँ आपको निकालना है Q1, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा C1V। ये पैरेलल में जुड़े हुए हैं, इनका तीनों का यानी कि इनका जो संयोजन है वो समानता क्रम में है। तो जो वोल्टेज है 250, विभवांतर तीनों के लिए समान रहेगा, 250 ही रहेगा। तो आप यहाँ पर C1 की वैल्यू लगा दीजिए, कितनी, 10। धारिता माइक्रोफैराड में है तो आप यहाँ लिखाएंगे 10 गुणा 10⁻⁻6 माइक्रो के लिए, और V की वैल्यू आपकी है 250, तो आप यहाँ पर 250 लिख देंगे। अब देखिए, आप इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो आपका जो बनेगा वो 2500, और ये माइक्रो में ही इसे छोड़ दिया जाए, जो आवेश आएगा उसका मात्रक कूलाम होता है, और 10⁻⁻6 हटा देंगे तो माइक्रो कूलाम हो जाएगा। तो माइक्रो कूलाम, तो यहाँ आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने, स्थिर ह्रास फिक्स्ड लॉसेज वे होते हैं जो खाली जगह के बावजूद मोटर में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लोड के क्वांटम, यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में आपसे पूछा है द फ्लक्स डेंसिटी इज डिफाइंड एज। जो फ्लक्स घनत्व होता है वो क्षेत्रफल बट्टे फ्लक्स यानी कि फाई इसके बराबर होता है। तो यहाँ देखिए दे रखा साफ साफ एरिया अपॉन फ्लक्स, ये फ्लक्स घनत्व को डिनोट करता है। अगला प्रश्न आपके सामने, नीचे दिया गया चिन्ह किसे निरूपित करता है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे ये I का मतलब होता है धारा, तो यानी कि इसका मतलब है ऐसा धारा स्रोत जिसमें धारा नियंत्रित होती है, इसे कहते हैं आप धारा नियंत्रित धारा स्रोत। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, अल्टरनेटर की आर्मेचर वाइंडिंग का कनेक्शन हमेशा स्टार में होता है। किस में होता है? स्टार। तो यहाँ आप देख लीजिए जिसमें स्टार कनेक्शन दिया होगा वो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया, घुमाने के लिए दिया गया आपको, और यदि आप मान लीजिए थोड़ा सा इसमें अपना सेंस लगा लेंगे तो आंसर डायरेक्टली दे सकते हैं। नीचे दिए गए आरेख में बिंदु C और D के बीच में वोल्टेज कितना होगा। बिंदु C और D के बीच में वोल्टेज पूछ रहा है। सिंपली देखिए यहाँ ओम का यानी 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा रखा है, लेकिन इन्होंने एक शंट लगा रखी है यहाँ पर, ये देखिए इस तरह से। इसका मतलब ये आपका रेजिस्टेंस बाईपास हो गया, जो करंट आएगी इधर से वो इस रेजिस्टेंस में ना जाकर के इधर होकर निकल जाएगी, क्योंकि जो शंट दी गई है इसका कोई प्रतिरोध नहीं है, यहाँ 0 प्रतिरोध है, क्योंकि जहाँ प्रतिरोध कम होता है धारा वहीं ज़्यादा बहती है। तो इसमें तो जाएगी नगण्य के रूप में, यहाँ पर पूरी धारा इस नया से निकल जाएगी क्योंकि यहाँ पर 0 प्रतिरोध है। तो जब यहाँ प्रतिरोध नहीं है इसके बीच में माना गया, यहाँ से पूरा धारा ऐसे निकल जाएगी, तो यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा वोल्टेज। C और D के बीच में वोल्टेज क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, द फ्लो ऑफ करंट इज एनी वायर इज द रिजल्ट ऑफ। आप जानते हैं कहीं भी करंट फ्लो होती है तो इलेक्ट्रॉन के कारण फ्लो होती है, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हमेशा माइनस का होता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि -4 यानी नेगेटिव चार्ज
के मोशन के कारण। तो यहाँ आप ऑप्शन बी में देख सकते हैं, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, स्टेटर और रोटर वाइंडिंग में स्थापित चुंबकीय क्षेत्रों के बीच अन्योन्य क्रिया द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, यानी डिवाइस को क्या कहते हैं। तो आप जानते हैं कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली को आप कहते हैं मोटर। क्या कहते हैं? मोटर, विद्युत मोटर कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, रैखिक विद्युत आपूर्ति का प्रमुख नुकसान क्या है। तो इसका जो प्रमुख नुकसान ये होता है, देखिए पहला ऑप्शन दिया है ऊष्मा हानि अधिक होती है, इसमें ये गलत है। उच्च आवृत्ति के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, ये भी गलत है। क्षण धारा उच्च होती है, ये भी गलत है। यहाँ सबसे जो सटीक और सही आंसर दिया गया है, इसकी समग्र दक्षता 30 से 60% होती है, जो कि कम है, इसलिए ये प्रमुख नुकसान है इसका। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, देखिए यहाँ पर अगले प्रश्न में क्या पूछा आपसे, एक तार का प्रतिरोध मान दिया गया है 35 ओम प्रति किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर तार का जो रेजिस्टेंस है वो 35 ओम है। और आगे दिया गया आपको वजन। आप यहाँ लिख लीजिए, जैसे मैंने आपको बता दिया L बराबर कितना मान लिया हमने 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर को हम 1000 मीटर भी लिख सकते हैं। और इसका जो रेजिस्टेंस है R, वो आपका 35 ओम है। ये इस बिंदु का अर्थ हो गया, आप इस पर गौर न करिए, इसका कोई मतलब नहीं। आगे चलिए, अगर तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, उसे हम रो से शो करते हैं। रो की वैल्यू कितनी दी है उन्होंने, 0.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ओम मीटर। अब आपको ज्ञात क्या करना है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए मैं आपको देखो बता देता हूँ, जो फॉर्मूला होता है ए का, वो बराबर होता है रो एल अपॉन आर, ये इसका फार्मूला होता है। तो आप यहाँ पर मान लगा देंगे, रो का मान कितना है 0.7 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन इंटू में एल और है। एल का मतलब आप यहाँ 1000 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, इधर 1000 का, 1000 को 10⁻³ भी लिख सकते हैं। अब बट्टे में आपका आर की वैल्यू, आर कितना है 35 ओम है। तो देखिए पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, और 7 से जब इसे काटेंगे तो 50 बार कटेगा। अब आपकी जो संख्या बनी वो क्या बची, 10⁻³ को आप 1000 फिर से लिख लीजिए यहाँ पर, बट्टे ये 50 बचा हुआ, और 10⁻⁻8 है, उसे आप यों की त्यों लिखे रहिए, उससे ना छेड़िए। 5 से काटेंगे 100 को 20 बार, तो 20 गुणा 10⁻⁸, जहाँ भी ऑप्शन में मिल जाए उस आप टिक कर देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैम्प गिव द हाईएस्ट एफिशिएंसी। तो वो होती है आपकी लाइट इमिटिंग डायोड, यानी कि एलईडी। ये आपका सही आंसर यहाँ तीसरा वाला हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न आपका कह रहा है, इन बीजेटी द पैरामीटर बीटा गिव्स द रिलेशन बिटवीन। तो जो होता है आपका बीटा, वो रिलेशन देता है आपका बेस करंट एंड कलेक्टर करंट। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, यानी फर्स्ट। देखिए यहाँ पर एक कुछ मिसिंग है, तो यहाँ ये आपका क्वेश्चन दिया नहीं गया है, तो इसे मैं छोड़ देता हूँ यहाँ अभी फिलहाल। अगला प्रश्न आपके सामने, विद्युत अपघटन की घटना किसके द्वारा नियंत्रित होती है। तो वो फैराडे के फर्स्ट नियम के आधार पर। तो आप यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए यहाँ भी ये प्रश्न नहीं दिया है, इसे हम छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, उच्च आवृत्ति पर एयरक्राफ्ट अल्टरनेटर का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो ये होता है आमाप में कमी करने के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 सही हो जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, एक पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में 2 डायोड श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, क्यों जुड़े होते हैं ये आपको बताना है। तो डायोडों के सहन योग्य रिवर्स ब्लॉकिंग वोल्टेज को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका
तीसरा वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है CFL का पूर्ण रूप क्या होता है? तो कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप होता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर आपका तीसरा ये वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, यहाँ देखिए प्रश्न नहीं दिया है इसलिए मैं इस पर विचार नहीं करूँगा, अगले प्रश्न पर चलता हूँ मैं सीधा। धारिता की परिभाषा क्या है? जो धारिता है C वो Q/V के बराबर होती है। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, C बराबर Q/V, यानी कि आवेश और विभवांतर के रेशियो को आप धारिता कहते हैं। तो इसका देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो गया। अगला प्रश्न आपका, इन ए टू पोर्ट नेटवर्क द अदर नेम ऑफ जेड पैरामीटर्स आर, इसमें ऑप्शन क्या सही रहेगा आपका? ओपन सर्किट इम्पीडेंस पैरामीटर, ऑप्शन नंबर पहला सही रहेगा इसमें। अगला प्रश्न आपके सामने, अमेरिकी वायर गेज सिस्टम में 36 AWG तार का व्यास कितना होता है? तो इसका देखिए आपको इसके वो याद होने चाहिए। तो इसमें देखिए 0.005 इंच। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप एक प्रकार का डिस्चार्ज लैंप होता है। क्या होता है? डिस्चार्ज लैंप। तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा। इंडक्शन मोटर में क्रॉलिंग का क्या कारण होता है? तो यहाँ पर है हार्मोनिक्स, आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाता है। यहाँ पर सेल के एम्पियर घंटे की दक्षता कैसे परिभाषित की जाती है? तो यहाँ है सेल के जो एम्पियर घंटे की दक्षता है वो एम्पियर घंटे डिस्चार्ज ओब्लिक एम्पियर घंटे चार्ज, इससे डिपेंड करती है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर दूसरा सही हो जाता है। निम्न में से कौन सा एक प्रकार का प्रतिरोध नहीं है? तो प्रतिरोध नहीं है, लकड़ी का प्रकार एक प्रतिरोध का प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाता है यहाँ पर। अगला प्रश्न 27, द लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज गिवन बाय, तो यहाँ कूलाम के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? कूलाम के द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विद्युत अपघटन की प्रक्रिया के लिए क्या अनिवार्य है? क्या अनिवार्य होता है? तो उस विद्युत अपघटन के लिए लागू किए गए प्रयुक्त वोल्टेज का मान विद्युत अपघटन के पिछले विद्युत वाहक बल से ज़्यादा होना चाहिए। ये वाला आपका सही है, ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पावर केबल में आच्छादन का मुख्य कार्य होता है नमी से बचाना। पावर केबल में जो आच्छादन होता है वो नमी से बचाने के लिए होता है। 30वां प्रश्न आपके सामने दिया गया है। 100 ओम प्रतिरोध पर 115 वोल्ट RMS का 60 हर्ट्ज वोल्टेज दिया जाता है। तो वोल्टेज के लिए सही काल समीकरण कौन सा है? तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ VRMS दिया हुआ है और जो समीकरण हमें ज्ञात करना होता है वो होता है V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। तो V0 की वैल्यू ज्ञात करनी हो, शिखर मान होता है ये होता है आपका VRMS। तो यहाँ आप लिख देंगे VRMS √2 साइन ओमेगा टी। इसमें आप मान लगा देंगे, इसे हल कर लेंगे। तो VRMS यानी कि 115 गुणा √2 की वैल्यू 1.414 होती है और आपका आगे है साइन ओमेगा टी। ओमेगा की वैल्यू हमें नहीं मालूम है, ये होता है ओमेगा बराबर होता है आपका 2πf। एफ की वैल्यू आपको यहाँ दे रखी है 60 हर्ट्ज और 60 का गुणा इसमें कर देंगे तो 120 हो जाएगा, ये 2 में। तो 120 पाई और 7 में टी है। पाई की वैल्यू 22/7 होती है। जब से आप हल कर लेंगे तो ये लगभग में आपका जो मान आएगा 163 गुणा करके आएगा ये वाला, और आपका जो है 120 गुणा 22/7 को हल करेंगे तो 377 लगभग आ जाएगा। तो ये आपका बन गया ऑप्शन नंबर 2 वाला, ये देख रहे होंगे आप, ये आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको दिया गया है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा
पावर इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण डिवाइस दोनों दशाओं में डीसी करंट धारा ले जा सकता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर पहला मॉसफेट, ये आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेशन दैट ए सेल इज फुली चार्ज। तो यहाँ है आपका ऑप्शन नंबर तीसरा गैसिंग, ये सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, इसका क्वेश्चन दिया नहीं है और ना ही इसका दिया है, इन दोनों प्रश्नों को हम छोड़ देते हैं, इसका भी नहीं दिया। देखिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। इन एन ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ ए ट्रांसफार्मर विच पैरामीटर्स आर डिटरमाइंड। तो यहाँ आपका होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, ये वाला आपका हो जाएगा सही यहाँ पर। अगला प्रश्न चलते हैं, एक आदर्श ट्रांसफार्मर की उच्चतम दक्षता के लिए निम्न में से कौन सी स्थिति सही है। तो सही स्थिति के लिए देखिए, जो उच्चतम दक्षता के लिए क्या होना चाहिए, उसकी लोहा हानि ताम्र हानि के बराबर होनी चाहिए। तो ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर फोर्थ सही हो जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, ट्रांसफार्मर में ब्रीदर किस लिए प्रदान किया जाता है। जो ब्रीदर होता है वो हवा में जो नमी होती है उसको सोख लेता है, जिससे कि अंदर ऑयल में नमी न जाए। आपको किसी दिन इसके बारे में बताएंगे पूरा, जैसे ट्रांसफार्मर होता है उसमें ब्रीदर लगा होता है, इस तरीके से होता है आपका ब्रीदर। और ये मान लीजिए तरह से इसमें सिलिका जेल भरा रहता है और यहाँ एक ऑयल की लगी रहती है कैप, जिसमें से एयर जब निकलती है इसमें से ऐसे करके, तो हवा जो मॉइस्चर होता है वायुमंडल में उसको ये सिलिका जेल अवशोषित कर लेता है, यानी इसका रंग जो होता है वो नीला होता है और नीले के बाद जब इसमें नमी पहुंच जाती है तो वो गुलाबी हो जाता है। तो ये समझिए आप कि ये हवा से नमी को अवशोषित करता है, ये मान के चलिए आप बस। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर चौथा सही हो जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, एक सुरक्षात्मक सर्किट में की रोकथाम के लिए परसेंटेज डिफरेंशियल प्रोटेक्शन का उपयोग किया जाता है। तो चुंबकीय धारा को प्रयोग किया जाता है यहाँ पर, ये आपका ऑप्शन चुंबकीय धारा की रोकथाम के लिए। अगला प्रश्न है, 180 मोड में चालन वाले 3 फेज वोल्टेज स्रोत इन्वर्टर में एक समय में कितने स्विच ऑन होते हैं। तो 3 स्विच ऑन होते हैं इसमें, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। एक चालक गोला के अंदर निम्न में से क्या स्थिर रहता है। गोले के अंदर जो विभव होता है वो स्थिर रहता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, डी फ्लिप फ्लॉप में यदि संप्रति स्थिति 1 है तो पूरक छोर पर आउटपुट की अगली स्थिति क्या होगी, 0 होगी। क्या होगी, 0। अगला प्रश्न है, द एक्सप्रेशन फॉर पावर फैक्टर ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज। तो इसका जो होता है पावर फैक्टर वो होता है एक्टिव पावर बटे अपरेंट पावर होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला आपका सही हो जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नहीं दिया यहाँ पे, इसे छोड़ देते हैं, आंसर दिए केवल। निम्न में से कौन सा लेड एसिड बैटरी का हिस्सा नहीं है। ऊष्मीय कक्ष लेड एसिड बैटरी में नहीं होता है, तो ये इसका हिस्सा नहीं है। बाधा प्लेट, विद्युत अपघट्य और सेपरेटर, ये तीनों चीज़ें होती हैं लेड एसिड बैटरी में। अगला प्रश्न, एन इंस्टेंटेनियस टाइप रिले, इंस्टेंटेनियस जो रिले होती हैं वो विच टाइप, किस तरह की होती हैं। तो वो होती हैं आपका परमानेंट मूविंग मैग्नेट। आपका ऑप्शन नंबर पहले यहाँ पर सही हो जाता है। वेरिस्टर क्या होता है, एरेखिक एलिमेंट होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नहीं दिया ये वाला, ये भी प्रश्न नहीं दिया। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न आपके लिए, इस वीडियो में हम केवल 50 प्रश्न का करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट जब लेके आएंगे तब उसमें हम शेष आगे की श्रृंखला लेके आएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर जरूर करें। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो अंतिम प्रश्न इस वीडियो का आपके लिए, डीसी मोटर्स में
इंटरपोल का उपयोग किया जाता है? तो वो होता है दिक् परिवर्तन पर स्पार्किंग को कम करने के लिए इंटरपोल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।